जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज का सेगमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है। फर्स्ट टाइम इन 30 years ताइवान आउट पेसेस चाइना टू अचीव हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया। अब क्या हुआ है कि 30 साल में पहली बार ताइवान ने चाइना को एक तरह से बीट किया है कंपटीशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, और एशिया में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज किया है। तो उसी के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। और ये एक ग्राफ है। यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इन चाइना एंड ताइवान का पैरेलल चल रहा है। चाइना को एक तरह से और ताइवान को यहाँ पे दो ग्राफ मोड में दिखाया गया है। और ताइवान की जो ग्रोथ है वो +2.98% है और चाइना की +2.3% है। इस समय की है जब दुनिया पैंडेमिक से अभी निकल रही है और बहुत सारी कंट्री अभी भी पैंडेमिक से जूझ रही हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी बर्बाद हो गई हैं। तो उसी के बारे में ये एक तरह से जीडीपी ग्रोथ है। तो और ये CNBC का एक ये डाटा है। तो और ये जो येलो लाइन है ये ताइवान को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, और जो दूसरी लाइन है वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इधर ईयर है, ऊपर परसेंटेज है, आप देख सकते हैं आसानी से। चाइना वॉज द इकोनॉमिक पावर हाउस आर द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ द लास्ट 30 years। जो चाइना है उसको एक तरह से वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग है वो 25%, मतलब 25% ऑल इक्विपमेंट या सभी तरह की कमोडिटीज़ दुनिया भर की 25% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। वो एक निडल से लेकर एक जहाज़ तक भी चाइना में बनाया जाता है, 25% दुनिया का। और इसको इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या एशिया का एक तरह से पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे बिजली सस्ती है, और जो एक तरह से आपको कोई भी फैक्ट्री लगाना है तो ईज़ है उसमें। तो इसी की वजह से बहुत 1980 के बाद में चाइना ने बहुत डेवलप किया है तेज़ी से। तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। बट दैट सिनारियो है चेंज ड्यू टू द ग्लोबल पैंडमिक। लेकिन ग्लोबल पैंडमिक की वजह से ये जो 30 साल का सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ चाइना का चल रहा था वो अब बदल चुका है, अब ताइवान आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 year रिपब्लिक ऑफ चाइना पॉपुलरली नोन एज ताइवान। जो जब माओ जेडोंग थे और जो चाइना में हम लोगों की आज़ादी हुई है 15 अगस्त 1947, 1947। चाइना जो आज़ाद हुआ हमसे 2 साल बाद, वो 1949 में आज़ाद हुआ है। लेकिन और वहाँ पे उन 2 सालों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और उसमें क्या हुआ था कि जो आज का ताइवान है वहाँ के जो एक तरह से डेमोक्रेटिक लीडर हैं वो मेनलैंड जो आज का चाइना है वहाँ पे ताइवान जैसी गवर्नमेंट चाहते थे। लेकिन यहाँ जो कम्युनिस्ट थे उनकी विचारधारा से और उनके जो एक तरह से आगे टिक नहीं पाए, तो फिर वो ताइवान उनको भाग के जाना पड़ा। और आज वो ताइवान से जो ताइवान है वो कहता है कि जो आज का चाइना है कम्युनिस्ट रिजीम वाला वो ताइवान का पार्ट है, और जो ये चाइना है कम्युनिस्ट वाला वो दूसरे ताइवान को कहता है ये चाइना का पार्ट है। तो दोनों की कन्फ्लिक्ट चलती है। एक को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरे को कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ताइवान है, और जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो जो कम्युनिस्ट लेड सी जिनपिंग लेड गवर्नमेंट है जो चाइना है वो है। कंसीडर्ड इट्स इनसेपरेबल पार्ट, और दोनों एक दूसरे को अपना अधिकार बताते हैं कि ये हमारा पार्ट है, वो कहता है हमारा पार्ट है। हैड आउट पेस्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी ग्रोथ नंबर्स, और एक दूसरे एक तरह से एक तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं। ताइवान्स इकोनॉमी grew 2.98% in 2020 compared to a year ago, advance estimated by the Iceland Statistics Office showed on Friday, indicating that the growth outpaced China's 2.3 expansion for the year 2020। अब 2020 की जो
यहाँ पे दिखा रहे हैं, वहाँ पे 2.98 समथिंग 3% जो ग्रोथ थी वो ताइवान की थी, और जो करीब करीब 2.5% 2.3% चाइना की थी जो 2020 था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 4.9% इन द फाइनल 3 मंथ ऑफ 2020 कंपेयर्ड विद सेम पीरियड अ ईयर अर्लियर। और जो ग्रॉस जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी ताइवान का बढ़ा है 3 महीने में। इसको क्वार्टर भी कहते हैं 3 महीने, क्योंकि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं। तो एक तरह से 4 नहीं 12, एक तरह से तीन मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 4 होंगे, सॉरी। द लास्ट टाइम ताइवान्स इकोनॉमिक ग्रीव फास्टर देन चाइना वॉज इन 1990। जब इससे पहले कब ताइवान ने चाइना से ज़्यादा ग्रो किया था? 1990 में। When the Iceland 5.5% growth beat its giant neighbor 3.9। और जब 1990 में चाइना ग्रो कर रहा था 3.9% से 3.9% से, उस समय ताइवान ने 5.5% से ग्रोथ किया था। ऑफिशियल डाटा फ्रॉम बोथ साइड शोड इट वॉज आल्सो ताइवान्स फास्टेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ सिंस द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2011। और जो इस बार का ताइवान का क्वार्टरली ग्रोथ है, जो अभी यहाँ पे हमने देखा, ये 4.9% जो जीडीपी का था, फाइनल 3 मंथ 2020 का जो काउंट हुआ है, ये 3 मंथ को ये क्वार्टर कहते हैं। तो ये डाटा भी सबसे ज़्यादा है, 2011 में इस तरह का हुआ था, अभी बढ़ रहा है। एशियाज़ टॉप परफॉर्मर कौन कौन है, उससे पहले ये चार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको बहुत आप मतलब इसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरह से इसमें आप यहाँ पे इंडिया देखिए, और जो इंडिया है वो इंडिया का ग्राफ ये है, देखिए। और ये पूरा ये इतना आप एक तरह से, और चाइना ऊपर है। यहाँ पे क्या है कि 2000 साल की इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो दिखा रहे हैं। और इस चार्ट का मेन मकसद है जो इंडिया है और जो चाइना है। अगर यहाँ पे आप 1000 से 1500 ईस्वी में देखेंगे, नीचे ईस्वी दिया है, यहाँ पे ईस्वी है, इधर 1000 1500 इस तरह का, और जो ऊपर है वो परसेंटेज दिया है कि कितना आप परसेंट ग्रो मतलब शेयर कर रहे हैं वर्ल्ड जीडीपी में या वर्ल्ड पावर में। तो देखिए 1900 एक तरह से 40 तक इंडिया का कितना है, इंडिया का पीक। और यहाँ पे देखिए 1820 में डिक्लाइन हो रहा है, 1700 में एक पीक पे है। और चाइना भी सेम, इंडिया और चाइना का जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का शेयर था, और जितना भी प्रोडक्शन होता था एशिया से ही होता था, और जितना भी एक्सपोर्ट होता था यहीं से होता था। वो तो ये 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री है। और इसके बाद में धीरे धीरे ये देखिए शिफ्ट हो रही है 1700 से 1820 के बाद भी यूएस की तरफ, और इसके बाद में इसके ऊपर है यूके, फिर स्पेन, इटली, जर्मनी, रशिया, जापान, और इंडिया, चाइना। और इस समय अभी 2010 से और 1990 के बाद में देखिए चाइना का कितना शेयर बढ़ा है। और इसके अलावा जो आप इंडिया का देखिए, इंडिया और जापान लगभग लगभग सेम है। और इस तरह से ये पूरे 2000 साल की जो जीडीपी शेयर है पूरे वर्ल्ड में वो दिखा रहे हैं मेजर। अभी ये दूसरा एक चार्ट है, इसमें जो एक तरह से जो वर्ल्ड की है ये जीडीपी इसमें भी दिखा रहे हैं। तो शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 2017 पीपी में, ये इसमें क्या होता है कि जो पीपीपी मोड में होता है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, तो सॉरी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें देखिए यूएस में कितनी है, चाइना में कितनी है, और इंडिया में कितनी है। तो उस हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा शेयर इसमें चाइना का दिख रहा है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का तो दिख ही रहा है, लेकिन चाइना का मतलब सिंगल में देखिए 23.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, करीब करीब 18.3%। उसके बाद में 15.3% है यूएस की, और उसी के साथ में 7.5% है इंडिया की। तो इंडिया में भी कैलिबर है, इंडिया भी एक तरह से टक्कर दे सकता है चाइना को। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से ईज करना होगा, और भी जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, और एक तरह से ईजीनेस करना होगा वर्ल्ड कंपनीज़ के लिए। तो ये चीज़ें थी, इसको मैंने इंडिया के एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में डाला था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
आइए आगे देखते हैं। ताइवान अनएक्सपेक्टेडली बिकेम द एशियाज टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी फॉर द लास्ट ईयर। अब इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ताइवान भी एक तरह से चाइना को बीट करेगा, और जो इसकी ग्रोथ है 2.58%, इसको फोरकास्ट किया है वहाँ के सेंट्रल बैंक ने। और जो सेंट्रल बैंक है वियतनाम का, उसने भी ग्रोथ किया है। सेंट्रल बैंक है, सॉरी, जो 2.58 है, ये है ताइवान का। और जो 2.9% ग्रोथ है, ये वियतनाम का भी चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वियतनाम चाहे कर दे चाइना को कम्पीट या बीट कर दे, उसको पीछे छोड़ दे, लेकिन ताइवान तो नहीं कर सकता। सम इकोनॉमिस्ट हैड अर्लियर प्रेडिक्टेड वियतनाम वुड बी एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2020। वही, मतलब वियतनाम हो सकता है, लेकिन ताइवान को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ ताइवान केम एज ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड फॉर द आइसलैंड टेक एक्सपोर्ट आउटवेट द हिट फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक। और जो पैंडमिक की वजह से जब लोग घरों से वर्क फ्रॉम होम करने लगे, और जितनी भी लैपटॉप्स की ज़रूरत या और जितना भी चिप की ज़रूरत, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट द लायंस शेयर ऑफ ताइवान्स एक्सपोर्ट रजिस्टर एट 21.2% जंप इन फाइनल 3 मंथ ऑफ द ईयर। जो ताइवान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, वो बनते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर किया गया करीब करीब 22% उछाल आया 3 ही महीने में, 2020 के लास्ट ईयर में। द आइसलैंड स्ट्रेंथन द एक्सपोर्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर, पर्टिकुलरली द सेमी कंडक्टर हेल्प द इकोनॉमी टू ईजिली ऑफसेट एनी ड्रैग्स फ्रॉम द पैंडमिक, सेड ह्यूज एंड इकोनॉमिस्ट एट ब्रिटिश बैंक बारक्लेस। जो ब्रिटिश बैंक के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो एक तरह से जो सेमी कंडक्टर हैं, उसकी वजह से उछाल आई है। और जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, उसको आइए देखते हैं। इकोनॉमिस्ट रेज देयर फोरकास्ट फॉर ताइवान 2021 ग्रोथ बाय 1.2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 5.2%, मच हायर देन ऑफिशियल प्रोजेक्शन ऑफ 3.83%। अभी यहाँ पे क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, वो ताइवान की जो ग्रोथ का, वो उससे ज़्यादा हो गया है। ताइवान हैज़ लॉन्ग सफ़र्ड एनेमिक ग्रोथ, बहुत मतलब धीरे धीरे सफ़र कर रहा था। एनेमिक ग्रोथ था, बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सोडस टू चाइना, where cheaper labor and land cost and looser regulation long gave them a cost advantage for export production। चाइना में क्या है, चाइना की मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वहाँ पे जो लेबर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर चीप है, लैंड कॉस्ट है वो कम है। ताइवान में लैंड की कमी है, लेबर की कमी है, रेगुलेशन, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी है, कोई अपोजिशन में नहीं है, और कोई कुछ भी करते हैं तो लूज़र रेगुलेशन है, यहाँ पे चीप लेबर है। तो इसकी वजह से जो ताइवान की जो एक तरह से बहुत सारी जो उस तरह की कंपनियां थीं, उसको चाइना एक तरह से बर्बाद कर रहा था अपने चीपर लेबर से और लैंड और इस तरह की सस्ते चीज़ों से। बट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट इन चाइना, द इरोजन ऑफ incentives vising offered in the past, and the Chinese government support for domestic companies instead have driven Taiwanese companies to divert investment back home and elsewhere recently। और क्या हुआ कि जो इरोजन ऑफ इंसेंटिव है, जब इंसेंटिव काटा गया चाइना में लेबर्स का, तो उसकी वजह से जो और जो कंपनियां दूसरी थी, उनको जब एक तरह से जैसे उसको इंसेंटिव से काटा गया, तो जो ताइवान की कंपनी थी, उनको मौका मिल गया एक तरह से ग्रो करने का। बीजिंग्स इंक्रीजिंगली hostile attitudes towards its small neighbor and other countries has cooled the interest that China generated through its dynamic growth figure। और क्या हुआ, जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है, हमेशा चाइना जो एग्रेशन में रहता है, या एक तरह से जो विस्तारवादी नीति से, या दूसरे को धमका के डरा के, इसके नेबर्स के जितने भी रशिया को छोड़ के, क्योंकि रसिया और चाइना के सेम एनिमी हैं यूएस, तो उसके साथ में मिल के रहता है। नहीं तो और साउथ जो एक तरह से नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन, उनके साथ में मिलके। और इसके अलावा आप
जापान से कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, और जितने भी आइसलैंड कंट्री हैं, साउथ चाइना सी का चाहे वो इशू हो, या इंडिया के बॉर्डर पे क्लैशेस हों, तो ये सारे चाइना के एक तरह से विस्तारवादी नीति और उसकी जो हॉस्टिलिटी है, उसी हॉस्टाइल एटीट्यूड है, उसी को दर्शाता है। ताइवान लीडर्स इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। ताइवान जो है वो लीडर है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में, आइए उसको देखते हैं। ये पावर हाउस माना जाता है प्रोडक्शन करने का सेमीकंडक्टर का, विच आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पावरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम कार टू कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से यूनिट है, या उसका प्रोडक्ट है, चाहे वो कार हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो, उसमें लगाया जाता है। डिमांड फॉर चिप्स सर्ज ग्लोबली व्हेन द पैंडेमिक फोर्स पीपल टू स्पेंड मोर टाइम indoors as the lockdown triggered an uptick in sale of consumer electronics such as laptops। अब क्या हुआ कि पैंडमिक की वजह से ज़्यादातर लोग बहुत सारे लोग, लगभग 90% 99% लोग घर पे रहने को मजबूर हुए, तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए लैपटॉप को ख़रीदा गया। और जब लैपटॉप ख़रीदेंगे तो इनकी जो एक तरह से सेमी कंडक्टर हैं उनकी डिमांड बढ़ी। Economists at research firm TS Lambert estimated that Taiwan and South Korea accounted for 83% of global processor chip प्रोडक्शन एंड 17% ऑफ मेमोरी चिप आउटपुट। अब क्या है देखिए, साउथ कोरिया और जो ताइवान है ये वर्ल्ड का 83% चिप बनाते हैं, और इसके अलावा जो 70% मेमोरी चिप बनाते हैं, विच मीन्स द टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैव अ नियर मोनोपोली स्टेटस इन बोथ सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और इसको मतलब एक तरह से नियर हैं, मोनोपोली है इनका, दोनों जो एशिया की देश हैं, साउथ कोरिया और ताइवान, इनका मोनोपोली है, एक तरह से एकाधिकार है इस राज्य पे। क्योंकि कोई भी अगर आप किसी भी मार्केट में अगर आपका डोमिनेशन 51% के ऊपर, सिर्फ 51 मतलब 51% के ऊपर अगर आप चले जाते हैं उस एक तरह से उस किसी भी सेक्टर में, तो आपको वहाँ का एक तरह से मोनोपोली दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे हैं, आपके अनुसार ही चीज़ें चलेंगी, आपको रेट आपके अनुसार ही दूसरे लोग आपके जो साथ साथ रन कर रहे हैं बिजनेस, वो भी देखते हैं आपसे कि आपका क्या प्लान है, आप कैसे कितने रेट में दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर जो बड़ा एक तरह से मैन्युफैक्चरर होता है वही डिसाइड करता है। इन द नियर टर्म चाइना could become more reliant on Taiwan for semiconductor as it cuts out US suppliers according to TS Lambert। अब क्या हुआ है कि जो चाइना और यूएस है वहाँ पे ट्रेड वॉर चली है, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की पिछले 2016 से 2020 में कितने क्लैशेस हुए, और चाइना ने बहुत सारे एक तरह से टैक्स लगाए, और उधर से भी टैक्स लगे, तो चाइना स्पेशली यूएस ने तो बहुत ही टैक्स लगाए। तो क्या हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करता था चाइना यूएस से, अब वो वहाँ से कर नहीं पा रहा है, तो ताइवान से करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ताइवान का और भी बढ़ रहा है, और ये रिपोर्ट दिया है टीएस लैम्बॉर्ड ने। कैन ताइवान मेंटेन इट्स लीड, क्या वो अपना लीड मेंटेन कर सकता है? तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। सच इज़ द मेन लैंड डिपेंडेंस ऑन ताइवान दैट बीजिंग इज़ अनविलिंग टू अप्लाई इकोनॉमिक pressure to the Iceland. Instead, China has adopted grey zone warfare tactics and even talk of military action, all while continuing to purchase TSMC product। जो TS लैम्बॉर्ट है, इनका कहना है while performing the world's largest semiconductor foundry TSMC in Taiwan। जो TSMC कंपनी है ये ताइवान में सबसे एक तरह से बड़ी कंपनी है, जो एक तरह से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करती है। और इसके अलावा जो चाइना है वो क्या टैक्टिक अपना रहा है, एक तो मिलिट्री का यूज़ करके, और जो वॉरफेयर टैक्टिक्स है, इसके अलावा जो ग्रे जोन है उसमें रहना चाहता है चाइना। ग्रे जोन क्या होता है? एक तरह से आप ग्रे जोन को ऐसे देख सकते हैं, मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा। ना तो आपको एक्सट्रीम हाई जाना है, ना एक्सट्रीम लो जाना है, आपको बीच का रास्ता लेना है, तो उसी को कहते हैं ग्रे जोन। आप ग्रे जोन में रहें, तो ये चाइना टैक्टिक्स अपना रहा है टूवर्ड्स ताइवान। द डाउन साइड ऑफ ताइवान्स इकोनॉमी इज़
that it's reliant on the export of chips, where historically it has not been a good thing to rely on any one export. Countering the perception, Iris Pang, chief economist for Greater China at Dutch Bank ING, said, so even if Taiwan arguably depends too much on the electronics sector for economic growth, job opportunities, and investment, this is less of a problem given that other economies cannot compete on capacity and technology. अब क्या कह रहे हैं ये जो एक तरह से थिंक टैंक हैं डच बैंक के, इनका कहना है कि जो ताइवान की मोनोपोली है एक तरह से, और वो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ये जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, और एक तरह से जो कैपेसिटी है टेक्नोलॉजी वो और ही बढ़ेगी. हाउ चाइना बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया, कैसे बना हुआ ये देखते हैं. ताइवान has had relative success in containing the spread of COVID-19, allowing its economy to avoid a strict lockdown experienced by other countries globally. क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कोविड-19 वो यहाँ भी फैला, लेकिन इन्होंने एक तरह से इकोनॉमी को शुरू किया, लॉकडाउन को एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत किया, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया, इकोनॉमी को एक तरह से छूट दिया. एज ऑफ 31 जनवरी द आइसलैंड reported only 911 confirmed infection and 8 death. अब 31 जनवरी तक यहाँ पर क्या रिपोर्ट हुई है, सिर्फ 911 एक तरह से कोरोना के केसेस हैं, और बाकी जो कोविड से डेथ हुई है वो 8 लोगों की हुई है, अकॉर्डिंग टू द ताइवान सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल. और ये वहाँ की डिजीज़ कंट्रोल बॉडी है, उन्होंने बताया है. इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, द ताइवानीज इकोनॉमी वॉज बूस्ट बाई हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड ड्यू टू इट्स सक्सेसफुल कंटेनमेंट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक. और यहाँ एक तरह से डेवलप कंट्री भी लुकआउट कर रही हैं, देख रही हैं कि कैसे इन लोगों ने टैकल आउट किया या कंटेन किया पेंडेमिक को. रेसिडेंट कंजप्शन इन कंट्री इंक्रीज बाई 4.3% ईयर ऑन ईयर बाई फोर्थ क्वार्टर. और एक तरह से जो इकोनॉमी है वो चलती गई 4.3% से ईयर बाई ईयर. Taiwan has been a leader in innovation, but its strength remain concentrated in legacy industry mostly dominated by hardware. क्या हुआ है कि इनोवेशन में तो ताइवान लीडर ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने जो मजबूती की है या अपनी जो हेजमनी लेगेसी कायम की है वो हार्डवेयर में डोमिनेट किया है. ताइवान इज़ अ विक्टिम ऑफ द इट्स पास्ट सक्सेस डोमिनेटिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सच एज सेमीकंडक्टर, बट अंडर इन्वेस्टमेंट इन न्यू फील्ड दैट विल अल्टर द फ्यूचर ऑफ वर्क. जो नए नए एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो हो सकता है कि फ्यूचर के लिए ख़राब हों, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है और अदर इंडस्ट्रीज़ हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, वो उन चीज़ों को अभी भी ताइवान और भी मजबूत कर रहा है. ताइवान ओज इट्स पास्ट सक्सेस टू अ 3-legged मॉडल, स्मार्ट गवर्नमेंट, competition policy, aggressive internationalization, and the incubation of an independent innovation capacity. इन तीन चीज़ों पे काम कर रहा है और यही एक तरह से मॉडल लेके चलता है ताइवान. दिस yielded a highly decentralized and competitive manufacturing ecosystem and promoted Taiwan's leadership in semiconductor design and production. और इसी चीज़ ने जो डिसेंट्रलाइज किया है. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये अंतर है कि जो कोई भी सेक्टर है उसमें अगर सेंटर अगर ऊपर से नीचे की तरफ में जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो हो रहा हो तो उसको सेंट्रलाइज मैनर कहते हैं. अगर डिसेंट्रलाइज तो क्या, जैसे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो पहले ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम रेज की जाती हैं या प्रॉब्लम को देखा जाता है, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ. और जो सेंटर की तरफ से कोई पॉलिसी फ्लो होगी तो उसमें एक तरह से प्रॉब्लम को टैकल आउट नहीं किया जाएगा, उस पर करप्शन के चांसेस हैं. जैसे राजीव गांधी ने एक बार कहा भी था कि यहाँ से अगर सेंटर से 100 पैसे भेजो तो वहाँ पे नीचे लेवल पर सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि कितना 85 पैसे बीच में करप्शन की वजह से खा जाते हैं जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं या और अदर मशीनरीज हैं या अदर जो हैं. तो उसकी वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल है उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो नीचे से सॉर्ट आउट की जाती है
और जो पॉलिसी है वो नीचे से इम्प्लीमेंट की जाती है, ना कि ऊपर से एक तरह से फंड का सर्कुलेशन होता है। और इसी की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बन पाया और फिर लीडरशिप कायम कर पाया सेमीकंडक्टर में और प्रोडक्शन में। विद द राइज ऑफ चाइना, मच R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है। रिमेन्ड इन ताइवान बट मेनली हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स shifted across the Taiwan state, especially to the Pearl River Delta in Guangdong province and the greater Shanghai region because of cost advantage and the unique manufacturing ecosystem in Shenzhen। और इस तरह से जो पर्ल रिवर है यहाँ पे, ताइवान स्टेट है, यहाँ पे एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग चेन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है। सिंस देन चाइना हैड ऑलवेज बीन एबल टू मेंटेन अ लीड ओवर ताइवान व्हेन इट केम टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और इसकी वजह से चाइना भी कहीं ना कहीं चाहता है कॉम्पीट करना इस फील्ड में, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और भी मतलब एक तरह से चाइना को बर्दाश्त नहीं होता है ताइवान की ग्रोथ। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।